सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EN से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी उसको हम लोग कहेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या उसको हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट the shared pair of electron is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर मान लो कि x कोई एक एलिमेंट है एंड y कोई एक एलिमेंट है, x के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और y के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने शेयर करके क्या करा? बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो, एक इसके एक इसके, दोनों क्या हो गए? पेयर में। तो बोलता है कि इस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, कौन सा? तो शेयर किया हुआ जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर x की ज्यादा हुई तो x इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, x इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर y की ज्यादा हुई तो y इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो इस केस में x अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो y क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस केस में अगर इन केस ऑफ, इसमें बात करें हम इन केस ऑफ x is a more electronegative then y is less electronegative, या in case of y is more electronegative then x is a less electronegative element। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसका वैल्यू दिया है कि कौन एलिमेंट कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप को बोलता है या अपने आप को रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसके नीचे आता है फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन का प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं 2.1, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4.0 होता है, सिलिकॉन का 1.8 होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.44 के आसपास होता है, क्लोरीन का 3.0 होता है, वो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बराबर होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन का 2.8 के अप्रॉक्स होता है और आयोडीन का कार्बन के अप्रॉक्स 2.5। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किसको बोलेंगे? तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल पे बात करें, अगर आपके पास H हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और इसका 2.1 हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो क्या करेगा? क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका और इसका, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन उस केस में इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिख रहा है, तो देने वाले पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और लेने वाले पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव आया, क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, वो इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट कहलाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये क्या कहलाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? H पे प्लस, F पे माइनस। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। और ये क्या कहलाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HF।
तो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस, इस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। तो अपना अपना टर्म है इसमें, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको पहले। अब आगे आते हैं, आप लोगों ने कार्बन की हाइब्रिडेशन के बारे में जाना होगा। कार्बन के कितने टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं, 3 टाइप के। पहला sp3, sp2 और sp। sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, 2.5, sp2 का 2.75, sp का 3.25। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडेशन का निकाले तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा, sp का। sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अगर हम s का परसेंटेज निकालें, परसेंटेज s कैरेक्टर, तो कितना होगा, 50% s है। इसमें इसकी अगर बात करें तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 33.33%, और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ रहा है, 25%। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GOC बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को हम लोग मेसोमेरिक भी बोलते हैं। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। 1 बाय 1 हम लोग हर इफेक्ट को पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो कहता है कि जब कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड पे पोलरिटी जनरेट हो जाए, कार्बन कार्बन की जो चेन होती है वो नॉन पोलर होता है, अगर उसमें पोलरिटी जनरेट हो जाता है, कब, तो जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन से, इसको ऐसे समझें कि अगर हम बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, तो कार्बन कार्बन कहता है नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पोलरिटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओवरऑल जितने भी कार्बन इसमें सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर होती है तो कोई भूचाल आने का कोई चांस इसमें नहीं है। तो अगर कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी जनरेट हो जाता है, वो कब होता है, जब इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो,
या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उसके कारण क्या होता है, इस कार्बन की चेन में पोलैरिटी जनरेट होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ग्रुप क्या है आपका, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या करेगा ग्रुप, इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये ग्रुप कार्बन से क्या है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ग्रुप जब अपनी और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएंगे, पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो कार्बन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव और इस पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, है ना। इस केस में ये ग्रुप क्या कर रहा है कि इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर बाहर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन है तो ऐसा ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ग्रुप क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, इस ग्रुप के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जो अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर उस पर क्या चार्ज आएंगे, डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अब देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, और ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, इस कार्बन पे, तो डबल डेल्टा नेगेटिव, फिर ये क्या करेगा, ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, यानी कि इस कार्बन की चेन से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है और इस कार्बन की चेन में एक इलेक्ट्रॉन को अंदर दे रहा है, विड्रॉ, एक डोनेट कर रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को, जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, बाहर कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन को दे दे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग दे रहा है, विड्रॉइंग निकाल रहा है। फोर्स में एक डेफिनेशन है, फोर्स इज अ पुश एंड पुल। तो देखो, तो इसमें क्या कर रहा है ये ग्रुप, एक तरह से पुलिंग का काम कर रहा है, तो कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। पुशिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, और एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, है ना। जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देने का काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरा बात उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके ग्रुप देखने को मिल रहा है। कार्बन की चेन क्या होती है, नॉर्मली आपका नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर इसलिए क्योंकि कार्बन 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 जितने भी कार्बन है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जब सेम होती है तो उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कोई चांस नहीं दिखता। तो अगर कार्बन की चेन में कैसे कार्बन, तो नॉन पोलर वाले कार्बन जो भी हैं जिसमें कोई पोलरिटी नहीं है, अगर उसमें पोलरिटी जनरेट हो जाता है किसी ग्रुप के जुड़ने से, किसी ग्रुप के ऐड होने से, चाहे वो ग्रुप आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, चाहे वो ग्रुप आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, किससे, तो कार्बन से। तो क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, वो क्या करेगा, उस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन की चेन में देंगे। जब देंगे तो देने वाले में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और लेने वाले में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके पास दो केस देख रहे हैं, एक आपका ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। देने वाले क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएंगे, और विड्रॉ करने वाले क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। इस हिसाब से देखा गया कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, है ना। दो टाइप के कौन कौन, तो एक प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कार्बन की चेन में जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे लोग, प्लस आई ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, ठीक है। या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे केस में, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई मतलब कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हो, तो बाहर करने वाले पे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आने वाले में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, है ना। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तो अगर हम इसका डेफिनेशन का बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन का बात करें, तो सिंपल सा एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले देखो इस कार्बन की चेन में सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड इज नॉन एज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाले, ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन 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 से जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इस सिग्मा बॉन्ड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, या तो कोई डबल बॉन्डेड का केस है नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिंगल बॉन्डेड वाले पे काम करेगा, यानी कि सीधी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे काम करेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट का वर्क होना है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, नहीं होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि अगर कार्बन कार्बन नॉन पोलर है, कार्बन कार्बन का जो चेन है वो अगर नॉन पोलर है, वो उसमें अगर पोलरिटी जनरेट हो जाए किसी ग्रुप के ऐड होने से, कैसा ग्रुप होना चाहिए भाई, तो चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, तो उसके कारण क्या होता है, कार्बन की चेन में पोलरिटी जनरेट हो जाती है। जो पोलरिटी जनरेट होता है वही क्या कहलाते हैं, आपके इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात और, अगर यही चीजें मान लो, इस केस में चाहिए ग्रुप आपका, मान लो अभी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट किया, तो इस पे नेगेटिव आया और इस पे क्या चार्ज आएंगे, डेल्टा पॉजिटिव, तो इस पे क्या चार्ज आएंगे, डबल डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या आएंगे, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। आपसे एक सवाल पूछे, इसमें बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या फिर यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो सीधी सी बात है कि देखो कार्बन और ग्रुप के बीच में ऐसा लग रहा है ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। कार्बन और ग्रुप के बीच में देखो तो क्या चीज का गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर निकल गया। क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप था, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप था, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ना होने के कारण, मतलब इंडक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज आपका इंडक्ट हो गया, या कहते हैं उसको इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड हो गया, दैट इज यही आपका क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यहाँ कभी मत सोचना, क्योंकि कार्बन और ग्रुप के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ है, तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं था वहां से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इंडक्ट हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या कहीं हम लोग डबल बॉन्ड की चर्चा किए, ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा किए, कहीं भी हम लोग पाई बॉन्ड की चर्चा किए नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पे हमेशा। तो इसके कुछ फीचर हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, फीचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या क्या इफेक्ट है, तो पहला कहते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। लिखिए इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, इट प्रोपगेट्स टू सिग्मा बॉन्ड, इट प्रोपगेट्स टू सिग्मा बॉन्ड। क्या लिखे हम लोग, इट प्रोपगेट्स टू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये कहां पे बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे हमेशा, इट प्रोपगेट्स टू सिग्मा बॉन्ड। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका खेल है, सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का नहीं। पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा इफेक्ट जो था रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस में हम लोग पाई बॉन्ड का, उसमें जो भी होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इंडक्टिव इफेक्ट में किसका, इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड पे होता है, वर्क करता है, तो सिग्मा बॉन्ड पे। और पाई बॉन्ड कहां पे वर्क करेगा, तो रेजोनेंस में, ठीक है।
तीसरा इफेक्ट लिखिए, तीसरा इफेक्ट इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, है ना। जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, घट जाते हैं, है ना, धीरे धीरे घट जाते हैं। और नियरली लिखो, आगे लिखो, नियरली डाइज ऑफ, नियरली डाइज ऑफ आफ्टर 3 कार्बन, जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात हम करें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, तीसरा कार्बन जाते ही जाते क्या होते हैं, वो डाइज ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, ठीक है। कार्बन की चेन में 3 कार्बन जाते जाते, इसका जो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, 3 कार्बन जाते जाते क्या होते हैं, वो नियरली डाइज ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा इफेक्ट था। चौथा इफेक्ट लिखो, चौथा फीचर लिखिए, इट इज ड्यू टू partially shifting of electron, it is due to partially shifting of electron and not because of complete transfer of electron। क्या बोला ये कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या करता है, पार्शियली शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, पार्शियली। ये नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो शिफ्ट हो रहा है, आपका जो चार्ज आ रहे हैं वो आपका क्या, पार्शियली शिफ्टिंग हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कंप्लीट। पार्शियली कंप्लीट का मतलब क्या है, कंप्लीट अगर बात करें हम, अगर इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट खींच लिया तो इसका मतलब कार्बन पे कंप्लीट चार्ज आ जाएगा और ग्रुप पे कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्शियली शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियली शिफ्टिंग होते हैं, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लगा हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ एप्लीकेशन है इसके। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किए, क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसके क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन के बारे में बात करें, कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में हमारी मदद करता है। दूसरा बोलता है पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट है, कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं किसी कंपाउंड का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को कंपेयर करने में हमारी मदद करता है। तो पहला आपका क्या है एप्लीकेशन, कि इन कंपेयरिंग the stability of reaction intermediate, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में हमारी क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट मदद करता है। यानी कि एप्लीकेशन सिंपल सा कि ये क्या, पहला एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। दूसरा, इन कंपेयरिंग the acidic or basic nature of the compound। तो कौन से कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, इसको कंपेयर करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट हमारी बहुत सहयोग करता है, बहुत मदद करता है, ठीक है। तो पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट का अगर बात करें, किसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन
इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले अगर हम बात करें, कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो बीच रास्ते में स्पेसिस बनती है, उस स्पेसिस को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है, ये किसी रिएजेंट के साथ, मान लो ये ए है, बी के साथ रिएक्ट किया, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इससे पहले जब ये दोनों रिएक्ट करेगा ना, कुछ स्पेसिस बनता है, इस स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में इंडक्टिव इफेक्ट हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान बनता है। तो कहता है कि मेनली जो होते हैं, मेनली 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, मेनली 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल। दूसरा कार्बोकेटाइन, या इसी को हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, है ना। तीसरा है आपका कार्बनायन। चौथा है आपका कार्बीन, एंड अगेन नाइट्रीन, एंड अगेन बेंजाइन। तो फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान चाहे ये बन सकता है, या कार्बोकेटाइन बन सकता है, या कार्बनाइन बन सकता है, या कार्बीन बन सकता है, या नाइट्रीन बन सकता है, या बेंजाइन बन सकता है। तो हम लोग मेनली अभी फोकस करेंगे फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनियम, कार्बोकेटाइन एंड आपके कार्बनाइन। ठीक है, इन तीनों में हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट हैं ये आपके फ्री रेडिकल हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी करेंगे। उसके बाद कार्बोकेटाइन के बारे में, उसके बाद कार्बोनाइन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करो फटाफट इसको। फ्री रेडिकल, सबसे पहले बात करें हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में। तो फ्री रेडिकल मान लीजिए कि अगर कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक H यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में, जब फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक बात कर लें कि कहा जाता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, वो जनरेट होते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। 2 टाइप के फिजन होते हैं, पहला आपका हाइड्रोलाइटिक एंड दूसरा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक किसको बोलते हैं? तो होमोलाइटिक का मतलब होता है ईमानदारी, बराबरी का बंटवारा। अगर बॉन्ड टूटा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। तो यहाँ पे ये फिजन कौन सा हो रहा है आपका? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है? रेडिकल बचा, है ना, और एस के पास एक इलेक्ट्रॉन। एक जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बोलते हैं रेडिकल, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में उसको बोलते हैं लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरेट किया हुआ आपका रेडिकल जनरेट हुआ है। तो हम लोग यही कार्बन रेडिकल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले अगर हम इसको 1 by 1 पॉइंट में लिखें तो फ्री रेडिकल के बारे में, तो फ्री रेडिकल के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये कार्बन रेडिकल है, किस फिजन से हुआ है? तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट में कि फ्री रेडिकल फॉर्म्ड
as a result of formed as a result of homolytic बॉन्ड फ्यूजन, है ना। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट हुआ है, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से जनरेट हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसके बाद बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो कार्बन इस तीनों हाइड्रोजन के साथ 2 2 4 2 6 7 टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या इस पे कोई चार्ज आया है क्या, नहीं आया, न्यूट्रल है। तो कह सकते हैं यहाँ पहला पॉइंट में न्यूट्रल स्पेसिस, न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पेसिस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी स्पेसिस, कैसा स्पेसिस, ऐसा स्पेसिस जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो और वो न्यूट्रल स्पेसिस हो, वैसे स्पेसिस क्या कहलाते हैं आपके, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल। एक बात बताओ, कार्बन अगर ऑक्टेट में बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, अभी कितने हैं, 7 है। ऐसा लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके पास। तो ऐसा स्पेसिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। तो अगला पॉइंट में यहां लिख सकते हैं हम लोग कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर अगला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है। अगला पॉइंट, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो ऐसा स्पेसिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि लिख सकते हैं कैन एक्ट एज अ, कैन फ्री रेडिकल जो होते हैं कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब क्या होते हैं, लविंग स्पेसिस। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट में कितने, 8, अभी है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, आपने पढ़ा होगा लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है। आप बताओ क्या ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 1, चाहिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो पेयर में एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। क्या ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कैन नॉट एक्ट एज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। तो क्या ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए हमने लिखा कैन नॉट एक्ट एज अ लेविस एसिड। आ रही बात समझ में। ठीक, 7वां पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल पेयर में होते हैं अनपेयर्ड में, अनपेयर्ड में। तो यहां पे लिखेंगे अगला पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो मैग्नेटिक नेचर रखता है। कौन सा मैग्नेटिक नेचर होगा, तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फटाफट पॉज कर लीजिए। चलो अब अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। एक बात बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, इस रेडिकल की जो हाइब्रिडेशन क्या होगी,
तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिंपल सा अगर बात करें तो इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा कितना है 3, लोन पेयर तो नहीं है, इसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसमें टोटल कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर तो इसमें है नहीं, इसलिए 3 सिग्मा के लिए हम क्या यूज करेंगे sp2, हाँ sp2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना पॉइंट था ये, तो देखो जो भी पॉइंट हो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल की हाइब्रिडेशन क्या होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जिस कंपाउंड जिस यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कार्बन की sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। उसका शेप क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, चलो। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास 7 है, ऑक्टेट में होने कितने चाहिए 8, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो तुम्हारे पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो होने चाहिए 8 है 7, तो क्या अपने आप को स्टेबल फील करोगे या अनस्टेबल फील करोगे, अनस्टेबल। तो अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है इसकी स्टेबिलिटी को, तो क्या करोगे, कैसे ग्रुप को इसके साथ ऐड करोगे। अभी थोड़ी देर पहले हम बात की प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की ऐसे स्पेसिस जो फ्री रेडिकल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और तुम अगर डायरेक्टली ऐड होना चाह रहा है कौन, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड। अगर हम डायरेक्टली फ्री रेडिकल में प्लस आई ग्रुप को अटैच करते हैं तो बताओ प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डायरेक्टली अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली जोड़ेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे के इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी उस कमी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पूरा करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम बात करें माइनस आई का, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड, कोई दिक्कत। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को सिंपल सा कौन बढ़ाएगा, प्लस आई, जो प्लस आई किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन देना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्लस आई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसकी स्टेबिलिटी को डायरेक्टली वे में इंक्रीज करेगा। अगर कोई माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली अगर अटैच होता है तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे इसके फ्री रेडिकल के, माइनस आई ग्रुप इसके इनवर्सली हो जाएंगे, डायरेक्टली कौन हो जाएंगे, प्लस आई ग्रुप। आ रही बात समझ में, चलो नोट करो फटाफट। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पर केटायन इज नॉन एज कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कार्बोकेटायन जनरेट कैसे होता है ये देखना पड़ेगा पहले। तो अगर मान लो कार्बन की चेन से कार्बन में ये लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बन पे केटायन कब आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव कब आएगा,
जब कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो बताओ जब इस कार्बन की चेन में, कार्बन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ग्रुप जो कार्बन से क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इस कार्बन के बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने वाले में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो कार्बन है, H है, H है, H और G पे नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जा रहा है, इस ये वाला G, तो ये G कहलाएंगे आपके लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ये G क्या कहलाएंगे, लिविंग ग्रुप कहलाएंगे। तो कार्बन और ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड था उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये ग्रुप लेके इलेक्ट्रॉन को जा रहा है, जाने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, लिविंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले हम बात किए फ्री रेडिकल के बारे में, तो फ्री रेडिकल में क्या था कि बराबरी का बंटवारा था, ईमानदारी था। लेकिन यहाँ क्या है कि ग्रुप क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, लेके भाग गया। भागने वाले क्या चार्ज, नेगेटिव, और देने वाले पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे आपके क्या चार्ज जनरेट हुए, पॉजिटिव। तो कार्बन पे कैटायन है, इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकैटायन। इस टाइप का जो फ्यूजन हुआ है, इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है इसमें। तो कार्बोकैटायन के बारे में अगर बात करें, भाई कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, तो कह सकते हैं ना, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर्म्ड एज अ formed as a result of electrolytic bond fusion। और दूसरा पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, क्या है भाई, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि लिविंग ग्रुप क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, लेके निकल गया। तो यहाँ अगला पॉइंट वैसे लिख सकते हैं कि व्हेन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से हुआ है ना, जिसमें जब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं लिविंग ग्रुप, है ना, डिपार्ट्स इलेक्ट्रॉन, डिपार्ट्स टेकिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब क्या किया, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या किया, उन्होंने निकल गया। ठीक है, तो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कब, तो जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स टेकिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे बनता है भाई, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। सिंपल सा बात करें, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है ना, तो कार्बन पे कैटायन दैट इज अ कार्बोकैटायन। दूसरा पॉइंट इसमें बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है, तो कार्बन पे क्या चल रहा है, पॉजिटिव। अब इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, पहले 8 इलेक्ट्रॉन था इसके ऑक्टेट में, अब कितने हैं, 6 हैं, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ा है या घटा है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है जिसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वैसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो हम लोग जान ही रहे हैं किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, पांचवा पॉइंट बताओ, क्या ये लेविस एसिड है, लेविस बेस, लेविस एसिड क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, टोटल 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट में चाहिए कितने, 8। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कैन एक्ट एज लेविस एसिड, है ना।
कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर में है या अनपेयर्ड में? 6 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली आपका पेयर में है, तो क्या बोलेंगे लोग? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैसा नेचर होता है मैग्नेटिक में उसका? कहते हैं उसका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन क्या होगी आपका? sp2। 8 नंबर में हम बात करें, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp2। sp2 हाइब्रिडेशन जो होते हैं उसका बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल का शेप क्या होता है? इसका शेप क्या होगा 10 नंबर में? तो कहते हैं इसको ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें 11 नंबर में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो किस टाइप के ग्रुप से ऐड होना चाहेगा? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और कार्बोकेटायन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? तो ये अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसके साथ? तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें इनवर्सली, इनवर्सली कौन हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, तो आज हम लोग बात किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात की इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल कर लें इंडक्टिव इफेक्ट। उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी, अगर वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताया मैंने। उसके बाद हम बात की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं आपके, वो कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड पे होते हैं। ठीक है, जब कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड में कोई पोलरिटी जनरेट हो जाए, किसके कारण? तो कोई प्लस आई ग्रुप अटैच के कारण या माइनस आई ग्रुप। प्लस आई माइनस आई का मतलब हो गया यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर कार्बन की चेन से अटैच हो जाता है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर कार्बन की चेन से अटैच हो जाती है, तो उस कार्बन की चेन से या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, या दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, या तो उस कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। दोनों ही क्रम में जो कार्बन कार्बन नॉन पोलर थे उसमें क्या जनरेट हो जाता है? पोलरिटी जनरेट हो जाता है। जब पोलरिटी जनरेट हो गया तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें एक चीज देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड पे ये वर्क करता है। इंडक्टिव इफेक्ट किसका खेल है? तो सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, तो इसलिए हमने वहां बताया कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड। इसके कुछ फीचर के बारे में बात की। फीचर क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड पे काम करते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है, ये कैसे इफेक्ट होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में तीसरा कार्बन जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो वीक हो जाता है, मतलब तीसरा कार्बन जाते जाते नियरली डाइज ऑफ हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं उसका इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात किए कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका शिफ्टिंग जो होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें? शिफ्ट होता है ना, धीरे धीरे पार्शियली शिफ्टिंग होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन के बारे में बात की। एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का? तो पहला काम करता है ये कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को कंपेयर करता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कंपाउंड कम बेसिक है।
ये कौन अपने को बताएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। बहुत और भी बहुत सारे हैं, बट अभी हम पहला जो स्टार्ट किए इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ इंटरमीडिएट के बारे में बात की हम लोग। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो बीच रास्ते में स्पेसिस बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कुछ इंटरमीडिएट बने हैं, कौन कौन? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, है ना, नाइट्रीन, बेंजाइन एंड कार्बिन, ये सब इंटरमीडिएट होते हैं, मेनली 6 टाइप के। तो पहला हमने बात किया फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। वो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। उसके बाद तो फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या करेगा? अगर कोई प्लस आई ग्रुप अटैच्ड होता है, प्लस आई ग्रुप अटैच्ड होने का मतलब हो गया, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला और माइनस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कौन सा ग्रुप इस दोनों स्पेसिस के साथ ऐड होगा? तो प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन सभी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? वो बढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, आज हम बात की इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग बात करते हैं, अगला लेक्चर में। थैंक यू।